नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लंबी पूछताछ के बाद दोषी पाया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार होने से पहले वे राज्यपाल के सम्मुख गए और उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र भी दे दिया, यानी कि इसीलिए अब वे पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। यह तो मामला हो गया, यह जो घटनाक्रम हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला और दिलचस्प वाकया यह रहा कि हेमंत सोरेन साहब ने और उनकी पार्टी ने वह काम किया है जो इस देश में बहुत कम ही देखा जाता है और इसीलिए कुछ सवाल उत्पन्न हुए हैं। क्या है मामला? क्या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं SC/ST एक्ट का दुरुपयोग? अब यहां पर देखिए, ये मामला जो है, आप कहेंगे जनाब ये SC/ST एक्ट का चर्चा यहां आपने कैसे कर लिया, ये क्या मामला है? दरअसल हुआ क्या, जब ईडी के अधिकारी ने इनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की चीजों को समझने के लिए, उस दौरान इन्होंने कुछ आरोप लगाए ईडी के अधिकारियों पर और इन्होंने ईडी के अधिकारियों पर ही FIR दर्ज करवा दिया। अब ये मामला जो है अपने आप में बेहद दिलचस्प हो गया और FIR जो दर्ज करवाया वह SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत। तो यहां से यह मामला जो है उठने लगा कि क्या हेमंत सोरेन के द्वारा जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया है। तो हमारे लिए राजनीतिक चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम उन चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे। हम यह देखेंगे कि मामला हुआ क्या और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के क्या प्रावधान है, यह होता क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि यह दुरुपयोग में लाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों पर समय समय पर इसको लेकर के क्या कहते रही है और सरकार का रुख इसको लेकर के क्या रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आज के सभी न्यूज़पेपर में यह मुद्दा जो है आपको सुर्खियों में देखने को मिल जाएगा। यहां पर चलते हैं, सबसे पहले प्रमुख बिंदु देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ईडी के खिलाफ जो है यहां पर उन्होंने FIR दर्ज कराया है और रांची में यह किया गया है। इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति थाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा FIR दर्ज करा दिया गया। अब यहां पर समझिए, FIR जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज कराया गया है, जो कि अब यह मुद्दा यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईडी के अधिकारियों ने उन्हें और उनके समुदाय को, यहां पर शब्द ध्यान दीजिए, समुदाय, तो ये जो मामला है समुदाय यहीं पर SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि हेमंत सोरेन साहब जो हैं वह SC/ST समुदाय से ही आते हैं, इसीलिए इसके तहत जो है उन्होंने मामला दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि उनके दिल्ली आवास पर ईडी द्वारा जो छानबीन किया गया है, दरअसल यह उनके और उनके समुदाय यानी कि SC/ST समुदाय की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है, बदनाम करने के लिए यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यह तो मामला हो गया। यहां से पॉलिटिकल मामला हम छोड़ देते हैं, हम यूपीएससी पे आते हैं। हमारे लिए चर्चा का विषय जो हो गया अब SC/ST अधिनियम 1989 है क्या, ठीक है। इसमें आगे चल के संशोधन भी होता है 2018 में, सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय आता है, उन सब चीजों पर हम विस्तार से बातचीत कर लेंगे। SC/ST समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। देखिए, देश की अभी जो राष्ट्रपति हैं दलित महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इससे पहले भी जो देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वह भी दलित समुदाय से थे, यानी कि SC/ST समुदाय से थे। लेकिन देखिए, ये तो गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रथम नागरिक जो हैं वह SC/ST समुदाय से हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात सत्य है कि लगातार इस समुदाय पर बहुत तरह के अत्याचार हुए और ऐसे अत्याचार होते रहे जो कि किसी भी इंसान के गरिमा को धूमिल करने के लिए पर्याप्त था। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने, हमारे नीति निर्माताओं ने यह महसूस किया कि एक ऐसा अधिनियम आना चाहिए जिसका ध्येय यह हो कि SC/ST समुदाय के साथ किसी भी तरह का भेदभाव होता है या उन पर किसी भी तरह का अत्याचार किया जाता है तो इसके रोकथाम का प्रयास किया जाए। वह अधिनियम जो है सजा की व्यवस्था भी करे ताकि जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको कानून का डर उनके अंदर आए और ऐसा कोई करते हैं तो उन्हें सजा भी दिया जाए। ये इस कानून का ध्येय था। इसी के तहत जो है यहां पर 1989 में यह अधिनियम आया था और 1990 में यह जो है मूर्त रूप में आ गया था। इस अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया। अब यहां पर संवैधानिक सुरक्षा उपाय कहने का तात्पर्य है कि हमारे संविधान में इसको लेकर के क्या प्रावधान किया गया है। देखिए, यहां पर अनुच्छेद 15 से 21 की चर्चा की गई है, यानी कि
हमारे संविधान के भाग 3 को अगर आप देखेंगे तो भाग 3 में क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को दिया गया है, मौलिक अधिकार। उसके तहत अनुच्छेद 15 को आप देखिए, अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध किया गया है। और भेदभाव का निषेध जो किया गया है वो जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, नस्ल हो, जन्मस्थान, इसके आधार पर जो है स्टेट नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। तो इसी में देखेंगे एससी एसटी समुदाय के साथ भी है कि इनके साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की गई है, यानी कि छुआछूत जो यदि कोई व्यक्ति इस तरह के कृत्य में बिलीव करता है तो उसे सजा का प्रावधान दिया जाएगा। और ये जो है अनुच्छेद 17 इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एससी एसटी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 21 पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छा विचार दिया है, इसे काफी व्याख्या किया गया है। जब आधार अधिनियम आया था, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी नागरिक को गरिमामयी जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ की बात की गई थी, जीवन का अधिकार, और विथ डिग्निटी, गरिमामयी जीवन का अधिकार है। इसके तहत भी अगर आप देखेंगे तो एससी एसटी अधिनियम का मामला आपको नजर आएगा। यानी कि संविधान की जो ये मूल बातें हैं इसको कहीं ना कहीं इस अधिनियम का ध्येय बनाया गया था। ये मामला क्लियर हो गया। वर्ष 2018 में एक मामला आया इसको लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था। हो क्या रहा है कि इस अधिनियम के तहत यह देखा गया कि इसका काफी दुरुपयोग किया गया। कई बार क्या हुआ कि एससी एसटी समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय पर ये एफआईआर दर्ज कराया गया कि इन्होंने मेरे जाति को लेकर के या किसी तरह से मुझे अपमानित करने का काम किया, और मामला जो है एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज करा दिया। अब इस अधिनियम के तहत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसका जो है सामने वाले पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और फिर बाद में देखा गया कि इस तरह के मामले जो है काफी झूठे सामने आने लगे हैं। हम उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने इतना बात बताया। तो ये सारे केसेस जो हैं, बहुत सारी याचिकाएं इस अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने लगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णायक फैसला इस अधिनियम को लेकर के आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि देखिए यह अधिनियम जो है अपने जगह दुरुस्त है, इसका ध्येय सही है, लेकिन इस अधिनियम में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। और फिर क्या कहा, इस अधिनियम के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की जाए, यानी कि इससे पहले तत्काल एफआईआर दर्ज होता था, हम उस पर आ जाएंगे। तो पहले क्या होता है कि देखिए इसमें एक चीज पहले समझ लीजिए, ये जो मामला है वह तभी हो सकता है जब अदर कास्ट के खिलाफ जो है एससी एसटी समुदाय के लोग एफआईआर दर्ज कराएं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएं, ठीक है, अदर कास्ट के खिलाफ, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, एससी एसटी एक्ट लगेगा। यदि मान लीजिए सेम कास्ट है, एससी एसटी समुदाय का ही कोई व्यक्ति है और वह एससी एसटी समुदाय के द्वारा ही किसी व्यक्ति के द्वारा आरोपित किया गया है, एफआईआर कराने गया है, और वो चाहता है कि एससी एसटी एक्ट के तहत उस पर एफआईआर दर्ज हो, तो यह एफआईआर दर्ज नहीं होगा, यानी कि अदर कास्ट होना चाहिए, तभी इस तरह की चीजें होगी। तो यहां पर कहा गया कि यदि अदर कास्ट है और इस तरह के मामले आते हैं, कोई व्यक्ति पहुंचता है एससी एसटी समुदाय से एफआईआर कराने, तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं कीजिए, क्योंकि कई बार मामले झूठे सामने आ रहे हैं और संभव है अगले वाले व्यक्ति को इससे परेशानी हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए मामला आप जरूर इस अधिनियम के तहत दर्ज कीजिए, लेकिन इसकी जांच पुख्ता तौर पे कर लीजिए, और जांच जो है डीएसपी स्तर के जो पुलिस अफसर हैं उसके द्वारा किया जाना चाहिए। और ये पूरे जांच जो है उसके लिए डेडलाइन फिक्स किया सुप्रीम कोर्ट ने कि केवल 7 दिन के अंदर ये काम कर लीजिए। यदि मामला सही में सच साबित होता है तो आप एफआईआर को एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत दर्ज कर लीजिए, अन्यथा नहीं दर्ज हो सकता है। ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम जमानत का प्रावधान भी दिया गया, क्योंकि इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था, जमानत आपको कोर्ट के द्वारा ही मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी, और देखा गया कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वह काफी इससे परेशान हो रहे हैं, कामकाज में बहुत परेशानी आ रही है, तो इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह प्रावधान किया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के इस
सुधारवादी जो निर्णय आया उसको लेकर के पूरे देश में हिंसक झड़प होने लगा। यदि आप 2018 में करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते होंगे या गूगल करके आप देखिएगा, यूट्यूब पे जाकर देखिएगा, 2018 का ये जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे देश भर में दंगे हो रहे थे, लोग पटरियों पे उतर गए थे, बहुत सारी ट्रेन की बोगियां जला दी गई थी और सरकार जो है फिर बैकफुट पे आ गई थी और सरकार को फिर इसमें कुछ संशोधन करना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए। ठीक है, यहां पर फिर सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति संशोधित अधिनियम 2018 लाया गया। अब मामला समझ में आ गया। तो यहां से फिर जो अभी बात करेंगे यह नए प्रावधान के तहत है, यह वैसा ही है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले यह अधिनियम हुआ करता था, उसी के तहत है। एससी एसटी समुदाय पर अत्याचार के मामलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए जांच अधिकारियों को अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं है। पहले क्या कहा गया था कि आप वरिष्ठ अधिकारी से मंजूरी लेंगे। मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डीएसपी रैंक के जो ऑफिसर हैं वो जांच करें। ठीक है, मंजूरी लेना की बात की गई थी। सरकार ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला था उसको यहां पर बदल दिया गया। इस अधिनियम में धारा 18(1) जोड़ दिया गया। इसके तहत कुछ बातें की गई और कहा गया कि अभियुक्त अग्रिम जमानत नहीं ले सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो एक फैसला और बदला और खास करके सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको ध्यान में रख करके ये बात कहा था, लेकिन यह भी बदल गया। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दायर करने से पहले जांच एजेंसी को कर्मचारी के विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने की अनिवार्यता नहीं है, जैसा कि पहले था। तो सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला यहां बदल गया। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाने की बात की गई। ठीक है, तो ये चीजें जो है सरकार को उस समय संशोधन करके करना पड़ा, नहीं तो पूरे देश में स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अब इससे जुड़े कुछ प्रावधान देखिए। बिना जांच के एफआईआर और गिरफ्तारी की बात जो है की गई। अग्रिम जमानत नहीं, केवल कोर्ट से ही जमानत मिल सकेगा, जिसकी चर्चा मैंने आपको पहले भी कहा। गैर अनुसूचित एससी एसटी सरकारी कर्मचारी अधिकारी इस एक्ट के पालन में लापरवाही करे तो 6 महीने से 1 साल तक की सजा की बात भी की गई। ठीक है, तो सरकार ने उस वक्त इसे बदल दिया। यानी कि आप जो है अगर ध्यान रखें तो दो चीजें आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो है जो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 की बात की गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2018 में आता है और 2018 में इसी अधिनियम को संशोधित करके नए रूप में लाती है। तो दोनों ही बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें इसी अधिनियम में 2018 में सेक्शन 18 भी जोड़ा गया। तो कुछ और भी सेक्शन जोड़े गए जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर बात करते हैं कि कैसे हो रहा है दुरुपयोग। पहला केस इन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए कि मामला क्या था कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इसीलिए ईडी के अधिकारी लंबे समय से उनसे पूछताछ कर रहे थे। अब एक तरफ ईडी अपना काम कर रही है, विभाग, ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिस व्यक्ति ने किया, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, दोषी व्यक्ति को धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है। अब संयोग ऐसा हुआ कि जो मुख्यमंत्री है वह एससी एसटी समुदाय से है। अब उनको जो है इस अधिनियम के तहत विशेष अधिकार दिया गया है, इसीलिए इसी अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर कर दिया। देखिए होना क्या चाहिए था, इस अधिनियम का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए था, क्योंकि इस अधिनियम का ध्येय क्या था कि आपको कोई भी आपके जीवन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, आप पर भेदभाव करता है या एससी एसटी समुदाय पर अत्याचार करता है या करने की कोशिश करता है, तब आप इस अधिनियम का प्रयोग कीजिए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने सामान्य तरह के केसेज हैं, आपने उसके तहत एफआईआर किया, निश्चित तौर पर यह दुरुपयोग का मुद्दा बन जाएगा और इसीलिए यह मुद्दा जो है काफी अब फिर से चर्चा में भी हो गया है। तो समय के साथ इसका दुरुपयोग कैसे हुआ, जरा इस पर बात करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार एससी एसटी एक्ट के तहत ज्यादातर मामले जो हैं झूठे पाए गए। कुछ आंकड़ों के आधार पर इस बात को देखते हैं। वर्ष 2016 की पुलिस जांच में अनुसूचित जाति, सबसे पहले अनुसूचित जाति को लेते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं। अनुसूचित जाति को प्रताड़ित 5347 झूठे मामले आए। ठीक है, 2016 एक साल के अंदर ये मामला है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, तो इनके तहत देखा गया कि 912 मामले झूठे आए। यह भी 2016 का आंकड़ा है। वर्ष 2015 की जरा बात कर लेते हैं तो कुल 15,638 मामलों में 11,024 मामले जो हैं वह झूठ हैं। जरा आप देखिए
15,000 के तकरीबन मामले, 15,638 मामले दर्ज किए गए एफआईआर, और उसमें 11,024 मामले झूठा निकला। अब जरा देखिए कि कितने फॉल्स एफआईआर दर्ज कराया गया। तो इसीलिए कहा गया कि इस अधिनियम का जो है, इस कानून का जो है काफी ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। इस अधिनियम का व्यक्तिगत हित एवं आर्थिक लाभ के लिए दुरुपयोग अधिक हो रहा है। कई बार देखा गया कि किसी वरीय अधिकारी के लिए, मान लीजिए कोई डीएम है और वह जनरल कैटेगरी से है, और कोई उसका जो अधिकारी है मान लीजिए वह एसडीएम है, और उसको वह कुछ दिशा निर्देश देता है समय पर काम करने के लिए। यदि वह नहीं करता है तो जाहिर सी बात है यह डीएम जो है इस एसडीएम से पूछताछ करेगा कि भाई साहब आपने समय पर काम क्यों नहीं किया। अब यह एसडीएम संयोग से मान लेते हैं, यह डीएम जनरल से आता है और एसडीएम जो है एससी एसटी कैटेगरी से आता है, तो जाहिर सी बात है इसको डांट फटकार पड़ी थी, या इसके खिलाफ मान लीजिए किसी तरह का एक्शन लिया गया था। इसीलिए लिया गया था क्योंकि वो प्रोफेशनल मामला था, है ना, काम की दक्षता, उनकी जवाबदेहिता अच्छी नहीं थी। लेकिन इस एसडीएम के पास एससी एसटी एक्ट का एक हथियार है, और इसने क्या किया, डीएम के ऊपर यही एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया कि इन्होंने मुझे जातिगत शब्दों के तहत गाली दिया, या नीचा दिखाने की कोशिश की, मेरे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मेरे गरिमा को ठेस पहुंचाया। अब ये डीएम बेचारा फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जांच का मामला है ही नहीं, इसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, पद से यह बर्खास्त हो जाएगा। तो आप सोचिए यह जो कानून है वह कितना संवेदनशील कानून है। इसकी जरूरत है, इस कानून की जरूरत है, क्योंकि इसका अत्याचार जो है इस समुदाय पे लंबे समय से होता रहा है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट हथियार जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि इस अधिनियम का दुरुपयोग कितना हो रहा है, और इसीलिए यह बेहद संवेदनशील मसला जो है बन जाता है। एससी एसटी अधिनियम क्या हो सुधार, आखिर में चलते हैं। जैसा मैंने कहा जरूरत है लेकिन दुरुपयोग हो रहा है। अभी हेमंत सोरेन साहब के मामले में यही चीज देखने को मिला है। तो फिर सुधार क्या हो सकता है? देखिए सुधार लगभग वैसा ही हो सकता है जो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस निर्णय के तहत दिया था। तो क्या क्या है, ऐसे मामलों में किसी भी निर्दोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिए कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, जो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो तत्काल ना करके क्या करें, जांच जो है डीएसपी स्तर के पुलिस अफसर द्वारा करा लिया जाना चाहिए। कोई भी एससी एसटी समुदाय का व्यक्ति पहुंचता है इस एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन पे एफआईआर दर्ज कराने, तो तत्काल ना करके पहले उसकी जांच जो है डीएसपी स्तर के पुलिस अफसर से करा लीजिए। शिकायत की जांच पूर्ण रूप से समयबद्ध होनी चाहिए। आप डेट फिक्स कर लीजिए, जैसा अभी सरकार ने फिर किया भी 2018 में संशोधित करके 7 दिन कर दिया, तो यही रख लीजिए 7 दिन में आप जांच कर लीजिए, फिर एफआईआर दर्ज कर लीजिए, यही सही मामला होगा। अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं होना चाहिए, अभियुक्त को अग्रिम जमानत लेने जैसा प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें यदि होता है तो निश्चित तौर पर इस कानून का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है उसमें कहीं न कहीं कमी देखी जा सकती है, और मूल रूप से जो इस कानून का ध्येय था वह कहीं न कहीं प्रतिफूल होता हुआ नजर आएगा। एससी एसटी समुदाय के लिए अन्य संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, जरा इसको और देख लेते हैं। संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो जिसकी चर्चा हमने किया ही, जो कि 1989 में आया था, इसकी चर्चा तो हमने पूरी तरह से कर ही लिया, और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 की भी हमने चर्चा कर ली। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़िए। इस पर अब लंबे समय तक अब आपको आर्टिकल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा जो है पॉलिटिकल है, लेकिन एक ऐसा जो है गवर्नेंस से मुद्दा जुड़ गया है, कानून से जुड़ गया है, इसीलिए यह मामला जो है यूपीएससी के नजर में आ सकता है। और यह मुद्दा एक ऐसा है जो प्रीलिम्स में इसकी जरूरत तो है ही, लेकिन इसके अलावा मेंस में भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसीलिए आपको नजर बना करके रखना है। इस टॉपिक के ऊपर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है, जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं जवाब आप लोग बढ़िया दे रहे हैं। तो जरा देखिए प्रश्न का जवाब जो है इसी लेक्चर में छुपा हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति संशोधित अधिनियम 2018 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। तो कीवर्ड क्या हो गया, स्पेशल कोर्ट। यहां पर इसके तहत दर्ज मामलों में अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार नहीं करने का प्रावधान किया गया है। दो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति
जाति जनजाति संशोधित अधिनियम 2018 की चर्चा की गई है, इसको ध्यान में रख करके। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 विकल्प दिया गया है, जो भी आपको सही लगे उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप इस एक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, क्या इसका वाकई दुरुपयोग हो रहा है? क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट को फिर से इसको लेकर के संज्ञान लेना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी अपनी लाइफ में इन सब चीजों को झेला है या कभी देखा हो कहीं किसी को इस कानून के दुरुपयोग का शिकार होते हुए? तो अपने विचार जरूर दीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।